एसपी मैडम महाकुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। वहीं पर उन्हें अपनी मरी हुई मां भीख मांगती हुई दिखाई दी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य जो खोखले रिश्तेदारों की काली सोच का पर्दाफाश करती है? इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से। उस गांव में रहने वाली मां और उसकी बेटी से। मां का नाम सुनीता यादव था और उसकी 8 वर्ष की बेटी नैना थी, जो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पिता का महामारी में देहांत हो चुका था, जिसके बाद सुनीता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। लेकिन उसके परिवार में अक्सर पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, क्योंकि सुनीता के पति के मरने के बाद वो चाहती थी कि उसके हिस्से की जमीन जो है उसे मिल जाए, ताकि वो अपनी बेटी नैना का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर पाए, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, बड़े होकर उसे बड़ी ऑफिसर बना पाए। लेकिन नैना के बड़े पापा उनकी मां को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते थे। उनके पिता के मरने के बाद उनका ईमान डोल चुका था। वे पूरा हिस्सा खुद हड़पना चाहते थे। वे इंसानियत को तार तार कर चुके थे, रिश्ते का भी गला घोट चुके थे। वो सब कुछ खुद हड़पना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुनीता को RSF देने से भी मना कर दिया। इधर सुनीता सिलाई मशीन का काम करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। जब नैना 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब घर वालों का कहना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, इसकी जल्दी से शादी कर दो और चूल्हा चौका सिखाओ, ये पढ़ाई लिखाई आगे इसके काम नहीं आने वाली। लेकिन सुनीता ये बात जानती थी कि अब उसकी बेटी नैना ही उसे समाज में सम्मान दिला सकती है। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन माँ बेटियों को किसी ने नहीं पूछा। अगर नैना एक बड़ा पद ग्रहण करती है तो सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए हर हालत में सुनीता ने अपनी बेटी नैना की पढ़ाई जारी रखी है। जब वो 12वीं कक्षा को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करती है तो बारी थी उसे लखनऊ शहर भेजने की, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन फिर समाज की बेड़ियों ने नैना को जकड़ा और शहर से बाहर जाने के लिए बहुत रोका गया। लेकिन सुनीता ने सारी मुसीबतों का सामना किया और अपनी बेटी को अपने दम पर लखनऊ के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिला दिया। बिहार के उस गांव से सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उस छोटे से गांव की कोई भी लड़की इतना आगे नहीं पहुंच पाई थी जितना नैना पहुंचने वाली थी। इसीलिए सभी गांव के लोग उसे रोकना चाहते थे, उसकी टांग खींचना चाहते थे। यहाँ तक कि नैना के बड़े पापा भी नहीं चाहते थे कि वो जीवन में कुछ करके दिखाए। इसी बीच अक्सर जमीन को लेकर विवाद चलता रहता था। सुनीता अपने हक की मांग करती थी, लेकिन नैना के बड़े पापा कभी भी उसे थोड़ा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं होते थे। वे उसे डरा कर धमका कर जलील करके घर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नैना बड़ी हो रही थी, उसे भी इन सब चीजों की समझ हो रही थी। वो भी अपने पिता का हक हासिल करना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। एक दिन नैना की माँ सुनीता ने उससे कहा कि 1-2 महीने हो गए तुम घर नहीं आई, मुझे तुमसे मिलना है। नैना ने जवाब दिया कि अभी मेरी भरपूर तैयारी चल रही है, मैं UPSSC एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर एक बड़ी SP ऑफिसर बन जाऊं और तुम्हारा नाम रोशन कर सकूं। सुनीता नहीं चाहती थी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत हो, इसीलिए उसने सोचा कि मैं खुद चुपचाप बस के माध्यम से लखनऊ जाती हूं और अचानक से उसे सरप्राइज दे देती हूं। जिसके बाद सुनीता ने लखनऊ जाने की एक बस पकड़ी और अपने मन में प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी को मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी घटना उसका इंतजार कर रही थी जो इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दरअसल सुनीता जिस बस में बैठी थी, उस बस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस बस को चलाने वाला ड्राइवर 2-3 दिन से सोया नहीं था और सामने की ओर से LPG गैस से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा था। बस ड्राइवर को बार बार नींद आ रही थी। वो कई बार अपने पलकें बंद कर चुका था, लेकिन अब उसकी एक गलती सभी बस यात्रियों की भयंकर मृत्यु का कारण बन गई। दरअसल जब LPG गैस से भरा ट्रक सड़क पर सामने से आ रहा था, उसी समय बस ड्राइवर की आंख लग गई
और उसने अपनी बस को एलपीजी ट्रक में ठोक दिया, जिससे गैस का स्राव होने लगा। गैस बाहर निकल रही थी। इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिससे सभी लोग चारों खाने चित्त हो गए। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर तक उस भयंकर धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास जो कारें खड़ी थी वो सब उस धमाके की चपेट में आ गईं। उस समय सुनीता के साथ बस में 45 यात्री मौजूद थे और 20 यात्री उसी समय जलकर मर चुके थे। यहाँ तक कि सुनीता की हालत भी बहुत गंभीर थी। उसका 30% शरीर जल चुका था। अब समय था उस दुर्घटना के बारे में परिजनों के आने का। सरकार हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजनों को बुला रही थी, लेकिन किसी के पास भी नैना का नंबर नहीं था। यहाँ तक कि नैना तो जानती भी नहीं थी कि सुनीता बस के माध्यम से उसे सरप्राइज देने लखनऊ आ रही है। तभी नैना के बड़े पापा को सरकार की ओर से एक फोन गया, जिसमें उन्हें पता चला कि सुनीता दुर्घटना वाली उस बस का शिकार हो चुकी है। वो उसमें लखनऊ जा रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर है। जब उसके बड़े पापा का पूरा परिवार सुनीता की हालत देखने पहुंचा तो वहां पर चारों ओर बहुत बुरी और गंभीर स्थितियां थीं। कई लोगों के बॉडी पार्ट्स जल चुके थे, कई लोग अपने हाथ पैर को खो चुके थे। तकरीबन मरने वालों की संख्या अब 45 में से 25 हो चुकी थी और सुनीता भी एक एम्बुलेंस में घायल अवस्था में मौजूद थी। तब उसके बड़े पापा ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नैना के बड़े पापा ने यह सोचा कि ये तो आज नहीं तो कल मर ही जाएगी। अगर किसी तरह से इसे बचा लिया गया तो फिर से ये मेरे दरवाजे पर जमीन मांगने आएगी। अगर आज किसी तरीके से इसे मृत घोषित कर दिया गया तो जिंदगी भर जमीन देने के नाम पर छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने सुनीता को देखना तक पसंद नहीं किया और सरकार को यह हवाला दिया कि इन लोगों में से हमारी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति इंसान नहीं है। वास्तव में चंद पैसे के लालच में उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया था, जिसका क्या फल उन्हें आगे मिलने वाला है ये तो आप पूरे वीडियो देखकर ही जान पाएंगे। कुछ दिनों बाद जब नैना अपनी मां को मिलने पुनः अपने गांव आई तो उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है और अपनी मां को इधर उधर ढूंढते ढूंढते जब वो अपने बड़े पापा के घर पहुंची तो वहां से उसे जानकारी मिली कि उसकी मां तो मर चुकी है। अचानक से इतना बड़ा झटका नैना सहन नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, आप इस घटना के बारे में मुझे उसी समय बता नहीं सकते थे? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूं? लेकिन सबका कहना था, हमारे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, हम तुम्हें कहां ढूंढते फिरते। अब दुर्घटना को तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। अब सुनीता कहां थी, किस हालत में थी, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नैना के बड़े पापा ने उसे मनगढ़ंत एक कहानी सुना दी कि तुम्हारी माँ दुर्घटना में मर गई है और हमने तुम्हारी माँ का पूरी तरीके से डेड बॉडी देखी थी और उसको लाकर अपना क्रियाक्रम, उसका अंतिम संस्कार किया है ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए, बल्कि तुम हम पर ही गुस्सा कर रही हो। अब इसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। नैना ने उदास मन से उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर वो फिर से लखनऊ आ गई। उसकी माँ के ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। मन में एक विचार आ रहा था कि काश मैं माँ के कहने पर उस दिन अपने घर चली गई होती तो शायद माँ की जान बच जाती, क्योंकि वो खुद मुझसे मिलने लखनऊ आ रही थी और उसी बस में दुर्घटना का शिकार हो गई। नैना दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रही थी, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लेकिन तभी मनोज के रूप में उसे एक सहारा मिला जो उसके साथ पढ़ाई करता था। मनोज ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने तुम्हारा अच्छा खासा ख्याल रखा। जहां समाज ने चाहा कि तुम पढ़ाई ना करो, वहां पर तुम्हें पढ़ने के लिए उन्होंने सिलाई का काम किया, अपनी खुशियों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी मरने नहीं दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नए कपड़े, नए वस्त्र लाई। उसी को तो माँ कहते हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, क्या तुम उन माँ का एक सपना पूरा नहीं करोगी? तुम्हारी माँ चाहती थी तुम बड़ी ऑफिसर बनो। आज भले ही तुम अपनी माँ को नहीं देख पाई, अंतिम संस्कार में उनके साथ नहीं रह पाई, लेकिन अगर तुम उनका सपना पूरा करोगी तो आज जहां पर भी वो मौजूद हैं वो तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी, तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होंगी। मनोज की उत्साह बढ़ाने वाली इन बातों से नैना के अंदर फिर से चिंगारी जाग उठी।
वो समझ चुकी थी कि अब जिंदगी में उसे क्या करना है। उसे उसका सपना पूरा करना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वो लखनऊ में पढ़ रही थी, साथ में यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करने लगी। वो रात दिन एक करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी। कभी कभी मन में पुरानी यादें आती थी जो उसे भटकाती थी, लेकिन उसका लक्ष्य अब बहुत मजबूत था। वो किसी भी हालत में नहीं झुकने वाली थी, वो कुछ बड़ा करने वाली थी। उसने हर संभव प्रयास किया, अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया और यूपीएससी एग्जाम को हर हाल में पास करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करी। और जब यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में उसने काफ़ी ठीक ठाक रैंक हासिल करी। वो मात्र 1 साल से पढ़ाई कर रही थी, फिर भी उसने यूपीएससी एग्जाम को पार कर लिया था, जो बड़े बड़े 30 मार्क भी 3-4 साल में पार नहीं कर पाते। ये उसके दृढ़ निश्चय और जबरदस्त हौसले का ही परिणाम था। अपनी रैंक के आधार पर नैना को एसपी पद सौंपा गया। अब उसके पास पावर थी, गाड़ी थी, उसके पास सब कुछ था जो उसे समाज में सम्मान दिला सकता था। लेकिन कमी थी एक माँ की, जो उस दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। उसे अपने रिश्तेदारों पर तरस आता था। उन्होंने बचपन में जो कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने उसकी माँ का सही समय पर अंतिम संस्कार किया। उसके मन को ये बात हमेशा तसल्ली देती थी। अब उसे कानपुर में एक क्षेत्र में एसपी पद पर नियुक्त किया गया। काफ़ी अच्छा काम वो अपने एरिया में कर रही थी, अपराध को मिटा रही थी और ख़ास तौर पर नारी शक्ति के लिए लड़ रही थी, जिसने पूरे शहर में नैना का नाम गूंज रहा था। अब इधर प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला था। क्योंकि करोड़ों लोग इस महाकुंभ में शामिल होने वाले थे, तो ड्यूटी पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, क्योंकि भीड़ को संभालना था, अपराध को रोकना था, कुछ गलत लोगों का पर्दाफाश करना था, जिसके लिए पूरी दुनिया से काबिल पुलिस वाले बुलाए गए थे, जिसमें नैना का भी नाम शामिल था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इस महाकुंभ में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिरकार ऐसा क्या होगा नैना के साथ, ये तो आप वीडियो के अंत तक ही देख पाएंगे और उसके बाद ही समझ पाएंगे। नैना को जब प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए भेजा गया तो वो बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को, अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरीके से निभाती थी। साथ ही साथ जब वो महाकुंभ पहुंची तो उसने कई फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश किया, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नैना नहीं चाहती थी कि एक गलत साधु की वजह से लोग बाकी साधुओं पर भी विश्वास करना बंद कर दें। इसीलिए सबसे पहले उसने फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ किया और भीड़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया। तकरीबन 15 दिन तक उसने अपनी ड्यूटी अदा कर चुकी थी। एक दिन जब वो महाकुंभ में ड्यूटी कर रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी महिला भीख मांगते हुए दिखाई दी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, लेकिन उसे देखकर पता नहीं क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा था। उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा जला हुआ था, उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, मानो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। तब नैना को उसकी स्थिति पर दया आ गई और सोचने लगी कि मैं इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। नैना ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा लो, ये पैसे अपने पास रख लो। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नज़र नैना पर पड़ती है, बिलक बिलक कर वो रोने लगती है और कहने लगी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ सुनीता हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, आखिर तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश करी। ये बात सुनकर नैना कुछ देर के लिए हैरानी में पड़ जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसने महसूस किया कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी वही माँ सुनीता है। उसके होश उड़ गए अपनी माँ को महाकुंभ मेले में जीवित देखकर, भिखारी की तरह भीख मांगते देखकर। उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी। आखिर वो इस महाकुंभ में जीवित कैसे थी, ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था तुम बस हादसे में मर गई। मैं तब से तुम्हें मृत मान रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम जिंदा हो। मुझे माफ़ कर दो। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कोने में बैठकर पानी पिलाया। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर उसे बहुत दया आई।
लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ ने जो सच्चाई नैना को बताई, उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। सुनीता ने बताया, उस दिन मैं लखनऊ जाने वाली बस में तुमसे मिलने जा रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में हमारी बस एक एलपीजी गैस वाले ट्रक से टकरा गई और भयंकर अग्नि विस्फोट हो गया, जिसमें कई लोग मर गए। मैं भी 30% जल गई थी और मेरी हालत बहुत गंभीर थी। रिश्तेदारों को भी बुलाया गया, तुम्हारे बड़े पापा को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और ये बयान दे दिया कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद मुझे लावारिस मानकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। तकरीबन 1 माह के पश्चात सही हुई, लेकिन मैं उस समय किस अस्पताल में थी, किस शहर में थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। साथ ही साथ उस हादसे में मेरे सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। मैं इधर उधर भटक रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी, मेरा कोई अपना नहीं था। तब कुछ लोगों ने मुझे उस शहर के बाद एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उस हादसे के बाद एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वहां से भी भाग आई और आज इस प्रयागराज महाकुंभ में भिखारन के रूप में मैं भीख मांग रही हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे अपना सारा पुराना समय याद आ गया। मेरी बेटी, तुम्हें देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। अब ये एसपी मैडम को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बड़े पापा ने जो उसे कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार किया, वास्तव में ये बात झूठी थी। ये केवल जमीन हड़पने के लिए ये सारा ड्रामा रचे थे। जिसके बाद उसने अपनी माँ को नहलाया धुलाया, अपने साथ सरकारी जीप में बिठाया। उसी समय उसने छुट्टी लेकर बिहार के अपने छोटे गांव में पहुंची और वहां पर अपने बड़े पापा को 2 थप्पड़ जोरदार मारे। नैना ने उन्हें धूल चटा दी, अपनी माँ को सामने पेश किया और कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ मर चुकी है, हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। तो ये औरत कौन है? जब सभी लोगों ने सुनीता को देखा, सही सलामत देखा, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि सुनीता बच जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत यहाँ पर सत्य होती नजर आ रही थी। जिसके बाद सबके सामने ये सच्चाई आई कि नैना के बड़े पापा जमीन हड़पना चाहते थे। जमीन का एक भी कतरा सुनीता को ना देना पड़े, इसीलिए उन्होंने ये घटिया चाल चली थी, जो वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। जिसके बाद नैना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए लखनऊ का सबसे बड़ा वकील किया। उसके पास पावर थी, एसपी का पद था। उसने अपने बलबूते पर केस जीत लिया और 50 लाख की संपत्ति उसके पास उसके बड़े पापा को मजबूरन उसकी माँ को देनी पड़ी, जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनी। और एक बार फिर से उसके अच्छे दिन आ गए। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।